देखो, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें सपोज करो एक मीडियम है। देखो, यह मीडियम वन है, ये मीडियम टू है। इसमें एक रे जैसे आती है। फिर जब इस मीडियम के इंटरफेस से पड़ती है, मतलब ऊपर की मीडियम अलग है, नीचे की मीडियम अलग है। तो जब एक रे जैसे आती है, तो इस मीडियम और इस मीडियम को अलग करने वाला जो इंटरफेस है, बाउंड्री है, जब उस पे इंटरसेक्ट कर इस पे पड़ती है, और फिर जब दूसरे मीडियम में जाती है, तो बेंड हो जाती है। इसकी बेंडिंग ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। कि एक रे जैसे आई, फिर रिफ्रैक्ट होके ऐसी चली गई। अच्छा, ये नॉर्मल है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। अच्छा, इस मीडियम में लाइट की स्पीड मीडियम प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। और जो लाइट की स्पीड होती है, अगर इस मीडियम मान लो V1 है, V1, तो V1 इज इक्वल टू C अपॉन म्यू 1। म्यू 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। इस मीडियम स्पीड अगर V2 है, V2 है, तो V2 को हम लिखेंगे C अपॉन म्यू 2। मतलब हम अलग से लिख सकते हैं, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड का फॉर्मूला होता है C अपॉन म्यू। ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, जहां म्यू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और भी क्या है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड है। और सी की जो वैल्यू है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा, अच्छा, इस मीडियम में लाइट पड़ रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो f1 है, और इससे फ्रीक्वेंसी f2 है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होती है। बट इसमें अगर वेवलेंथ λ1 है, इसमें λ2 है, तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। क्योंकि v को क्या होता है, f लैम्डा, ये हमेशा होल्ड करेगा। तो यहां से फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो अगर स्पीड अलग अलग है, तो वेवलेंथ अलग अलग होगी। और स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पे। तो मैं कह सकता हूं कि इफ म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, सपोज करो, या लेस मान लो इस केस में, सपोज करो म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 कम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कंपेयर टू दिस वन, तो तुम यहां से क्या कर सकते हो, यहां से तुम एक कंप्लेन कर सकते हो, ये कि अगर म्यू 1 कम है, म्यू कम है, तो स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2। और इस कंडीशन में तुम क्या बोल सकते हो कि अगर स्पीड ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वेवलेंथ क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो λ1 इज ग्रेटर देन λ2, तुम इस को बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हेल्प से। नेक्स्ट, इसमें हम जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करेंगे, तो लिख लेंगे एक हेडिंग, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये है फर्स्ट लॉज है इसका, कि ये जो एंगल आई और आर एम, इसमें रिलेशन होता है साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू 2 अपान म्यू 1। इसको होल्ड करेगा। और यहां से अगर मैं स्पीड का रिलेशन चाहूं, स्पीड का, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, V1 अपान V2, V1 अपान V2।
तो इससे हम आई और आर का रिलेशन भी निकाल सकते हैं अगर स्पीड पता है तो, बट हम सिर्फ इतना याद रखते हैं। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, बस। और दूसरा जो हम ध्यान रखेंगे वही कि इंसिडेंट रेस नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रेस are in same plane। इसको ध्यान रखेंगे कि इंसिडेंट रेस नॉर्मल जिस प्लेन में आएंगे, रिफ्रैक्टेड रेस उसी प्लेन में जाएगा, इसको ध्यान रखना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग बेसिकली इसी दो पॉइंट को ध्यान रखेंगे, एक तो ये पॉइंट एंड दूसरा ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये चीजें याद रखेंगे, मेंस में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज बता दूं जो ध्यान रखेंगे, वो ये पूछता है डिविएशन इन रिफ्रैक्शन में डिविएशन बताइए। तो रेस जा रही थी इधर ना, जा रही थी इधर ऐसे, रुको, रेस जा रही थी इस डायरेक्शन में, जा रही थी इस डायरेक्शन में और चली गई इस डायरेक्शन में, तो ये क्या कहलाएगा? ये डेविएशन कहलाएगा। तो पूछिए डेविएशन कितना होगा? दिस इज डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी? जा रही थी रेंज इधर, चली गई इधर, तो पूरा एंगल अगर आई है तो भी तो एंगल पूरा पूरा आई कहलाएगा। तो अगर ये आर है तो ये कितनी बनेगी? आई माइनस आर बनेगी। तो दिस इज आई माइनस आर, इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज आई माइनस आर, ये डेविएशन है, ठीक है। एक और चीज इसकी अगली प्रॉपर्टी, अच्छा इसमें भी ध्यान रखेंगे कि आई माइनस आर तब आएगा ना जब सेकेंड मीडियम डेंसर होगा कंपेयर टू रेयर मीडियम, अदरवाइज इसको मैग्नीट्यूड की तरफ से डील करना, आई डिफरेंस आर की तरह से। बेटर है कि आई डिफरेंस आर लिखो। और एक और चीज, अगर ये मीडियम डेंसर है तो ये जो रेज होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ये मीडियम डेंसर होगा म्यू2 की वैल्यू बढ़ेगी, अगर म्यू2 बढ़ेगी तो आई क्या होगा? आई बढ़ेगा, आर कम होगा, तो आई बढ़ेगा तो आर कम होगा। आई ज्यादा है आर से तो ये रेस किधर होगी? इधर बेंड हो गई। तो कंफर्म तुम समझ सकते हो कि अगर म्यू2 बढ़ रहा है तो आर को डिक्रीज करना पड़ेगा। सपोज करो ये मी वन और आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है। तो अगर तुम म्यू2 को बढ़ा रहे हो, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ा रहे हो, म्यू2 बढ़ा रहे हो, म्यू2 तो v2 है ना, म्यू2 की बात कर रहा हूँ, अगर म्यू2 बढ़ा रहे हो तुम तो आर क्या होगा? कम होगा। तो आर कम हो गया मतलब रेज नॉर्मल तरफ बेंड हो गई। तो मैं एक लाइन और लिख सकता हूँ इसमें कि इन डेंसर मीडियम रेज बेंड टुवर्ड नॉर्मल। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इन डेंसर मीडियम रेज बेंड टुवर्ड नॉर्मल। डेंसर मीडियम रेज नॉर्मल तरफ बेंड हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये एक सिलेंडर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 के बराबर है और एक रेज ऐसे इस पे आकर टकरा रही है और इस सरफेस पे जो तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये जो टेंजेंट है वो इस रेज के साथ 30 डिग्री बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। कि एक सिलेंडर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 के बराबर है और एक रेज ऐसे आ रही है हॉरिजॉन्टली जो कि टेंजेंट के साथ 30 डिग्री बना रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट इमर्जेंट एंगल एंड सेकेंड पूछ रहा है टोटल डेविएशन, कितना डेविएशन आएगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन करना होता है तो जहां जहां स्ट्राइक करेगा वहां वहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे,
जैसे यहाँ स्ट्राइक किया है भाई, सिलेंडर लगाना है ना, जहां जहां स्ट्राइक करेगा वहां वहां पे सिलेंडर लगाना है, तो सिलेंडर लगाएंगे। देखो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल बना दिया। और नॉर्मल से जो एंगल बनता है इंसिडेंट रेस का, वही क्या होता है, इंसिडेंस एंगल होता है 60 डिग्री। अब ये जो रेज होगी, चूंकि डेंसर मीडियम में है, तो जा रही थी इधर, इधर जा रही है ना, तो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, बेंड हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहलाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो लगा देंगे साइन सिनेस ला यहाँ पे, तो साइन आई क्या है 60, तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, यहाँ का इंसिडेंस एंगल का साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू इसका रिफ्लेक्टेड इसके रिस्पेक्ट में, तो √2 अपान ईयर का 1 होता है, तो साइन 60 क्या आएगा, √3/2 साइन आर √2, इससे साइन आर की वैल्यू क्या आ गई, इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इट इज √3 अपान 2√2, इससे आर की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स √3 अपान 2√2, ये आर आ गया। अच्छा, इमरजेंट एंगल होता है जो फाइनली रेज जहां से हटती है वहां पे नॉर्मल के साथ क्या एंगल है, उसको बोलते हैं इमरजेंट एंगल। मतलब ये यहाँ इंसिडेंट हुआ, फिर इस पे इंसिडेंट होगा, जब अब यहां से हटेगी तो यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे इंसिडेंस एंगल। तो फिर यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा, सेंटर से, स्फीयर है ना, सिलेंडर है, नॉर्मल हमेशा सेंटर एक्सिस से पास करेगा। फिर ये इधर रेलर मीडियम है, तो रेज ऐसे आ जाएगी, इसको बोलेंगे इमरजेंट एंगल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, चूंकि ये रेडियस है, ये रेडियस, ये रेडियस है, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो ये भी रेडियस, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि चूंकि ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल होगा, इक्वल का। फिर लगाएंगे इस पे साइन सिनेस ला, तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, तो ये तो एयर है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज √2। हमेशा अगले वाले में से पहले वाले को डिवाइड करते हैं। अब साइन आर यहाँ से आया ना, इस वैल्यू को उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो इससे वैल्यू हो जाएगी √3 अपान 2√2 साइन ई 1 अपान √2, तो यहाँ से साइन ई की वैल्यू हो जाएगी √3 अपान 2, देन ई की वैल्यू क्या आ गई, अगेन 60 डिग्री आ गई। इसका मतलब कि इस केस में जितना इंसिडेंट एंगल यहाँ था, फाइनली भी इंसिडेंट एंगल, फाइनली भी जो एंगल आया वो वही आया, वो वैल्यू वही आई। तो इमरजेंट एंगल अब इसी को बोलते हैं जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो पहले का आंसर है 60 डिग्री। फिर अगला पूछा गया था कितना डेविएशन हुआ, टोटल डेविएशन, तो दोनों जगह के डेविएशन को जोड़ देंगे, दोनों जगह के डेविएशन को जोड़ देंगे, तो जो डेविएशन आएगा, यहाँ जो डेविएशन है, देखो जा रही थी रेस इधर और आ गई इधर, इधर आ गई, जा रही थी रेस किधर, इस डायरेक्शन में, और आ गई यहाँ पे, तो डेविएशन ही हुआ ना, ये किससे आएगा, तो ये आई माइनस आर बनेगा, आई ये पूरा 60 डिग्री है ना, आई माइनस आर 60 डिग्री बनेगी, हम लिखेंगे 60 डिग्री माइनस आर प्लस, अब घूमने का सेंस तो यही है ना, इसी सेंस से घुमा है, इसी सेंस से घुमा है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेविएशन कितना आएगा, जा रही थी रेस इधर, देखो जा रही थी इधर इस डायरेक्शन में, ये रेस ऐसा रही ना, जा रही थी इधर और चली गई इधर, तो डेविएशन ये हुआ, ये डेविएशन हुआ, तो ये डेविएशन किससे आएगा, तो ये डेविएशन किससे आएगा, जब तुम इस पूरे में से इसको घटाओगे, देखो ये एंगल आर है ना, तो ये भी एंगल आर कहलाएगा, ये लाइंस इस लाइन को आगे बढ़ा दो, इस लाइंस को इस लाइन को आगे बढ़ा दो, तो अगर ये आर है तो ये भी आर कहलाएगा, ये भी आर कहलाएगा, और ये पूरा ई है तो ये क्या कहलाएगा, ई माइनस आर बनेगा, ई माइनस आर,
और सेंस तो सेम है, ये भी ऐसे ही घुमा रहा है और ये भी देखो यहाँ भी ऐसे ही घुमा है, मतलब वहां पे भी डेविएशन ऐसे ही हुआ है और यहाँ पे डेविएशन देखो ऐसे ही हुआ है, तो दोनों प्लस प्लस होगा डेविएशन। तो हम क्या लिखेंगे आर माइनस ई है ना, ये ई है, ये ई है, उसमें से क्या घटा देंगे, आर घटा देंगे, ई माइनस आर, ई माइनस आर घटा देंगे, तो आर से आर तो कैंसिल, आर ई क्या बन गया 60 डिग्री, और ई की वैल्यू भी 60 आया, 60 रख दो, माइनस 2 आर, तो वैल्यू इज 120 डिग्री, माइनस 2 इंटू आर यहाँ से आया है, रख दो यहाँ पे साइन इनवर्स, एक्यूट एंगल वैल्यू है ये इनवर्स की 2√2 बस, एंड दिस वन इज आंसर। तो इस तरीके से हमने डेविएशन टोटल कैलकुलेट कर लिया, कुछ नहीं करना होगा, यहाँ का डेविएशन यहाँ डेविएशन निकालेंगे और सेंस की तरह से ऐड कर देंगे, आंसर दे देंगे। तो रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन जितने तुम्हें करने होंगे हर जगह क्या करोगे, जहां जहां रिफ्रैक्शन होगा वहां वहां सेंस लगाओगे, आंसर दे ही देगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में कि अच्छा इसमें एक चेंज और भी ऐसे कर लो, देखो वही क्वेश्चन है बट ऐसे फॉर्मेट में आ जाता है, कहेगा कि मान लो कि लाइट की जो स्पीड है इस मीडियम में वो 1/√2 टाइम्स है वैक्यूम के, तब फिर ये सारे इमर्जेंट एंगल बताइए और टोटल डेविएशन बताइए। ठीक है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जो रे जैसे पड़ रही है, इस सरफेस के साथ 45 डिग्री बना रही है, तो कह रहा है कि जब फाइनली इमर्ज होगी तो इमर्जेंट एंगल क्या होगा, टोटल डेविएशन क्या होगा, और दिया गया है कि इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो 1/√2 टाइम्स है दैट ऑफ वैक्यूम। चलो अब एक एक करके लगाएंगे, यहां पे इंसिडेंट हो रहा है तो यहां पे नॉर्मल बनाएंगे, अब ये एंगल क्या आएगा 45 डिग्री आएगा, फिर रेज का तो जहां जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां क्या दिखाओगे, अच्छा ये एंगल अलग से देना पड़ेगा तभी जाकर हो पाएगा, ये मान लो एंगल दिया गया क्वेश्चन 60 डिग्री, ये क्वेश्चन मेंशन है 60 डिग्री, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ये एंगल निकालेंगे आर कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे साइन आई, आई की वैल्यू 45 डिग्री है, डिवाइड बाई साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, तो इस मीडियम को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अगर निकालना है तो इसके इंफॉर्मेशन से आ जाएगा, हमें पता है कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड जो होती है वो c अपॉन म्यू के बराबर होती है, अब v की जो वैल्यू है वो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है c उसका 1/√2 टाइम्स है, तो 1/√2 करोगे तो ये बन जाएगा, अब कंपेयर कराओगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई √2 आ गई, अब इसको उठा के यहाँ प्लेस करेंगे √2/1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एयर का, तो ये 1/45 बनेगा, तो 1/√2 और साइन आर नीचे इक्वल्स टू √2, तो साइन आर की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको इधर इट इज 1/2, देन आर की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री, आर आ गया 30 डिग्री, तो दिस इज 30 डिग्री, लेकिन जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ के नॉर्मल से क्या एंगल बना रहा है ये समझना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, अब यहां से निकल रहा है ना, यहाँ का जो नॉर्मल है उससे जब तक हम पता ना कर लें तब तक बात नहीं समझ में आएगी कि कैसे निकलेगी, तो इसी के लिए अब हमें अब जियोमेट्री इसको सही से समझनी पड़ेगी, अब बनानी पड़ेगी, तो हम लोग जियोमेट्री पे काम करेंगे कि जियोमेट्री इसकी कैसी बनाई जाए, तो देखो और पेशेंस रखेंगे, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री है, 90 है, ओके ये 60 डिग्री है, इसको आगे बढ़ा दो, एकदम पेशेंस से रखेंगे, एकदम उसी के साथ बनाएंगे भी, ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो ये भी क्या आएगा 60 डिग्री आएगी, कुछ घबराना है ही नहीं, ये नॉर्मल है ना, दिस इज द नॉर्मल, तो ये पूरा 90 डिग्री, पूरा अगर 90 है और आर कितना था 30 आया था, अगर आर 30 तो कितना आएगा, दिस इज अगेन 60 डिग्री, समझ सकते हो कैसे, ये पूरा पूरा नॉर्मल है, देखो ये पूरा पूरा नॉर्मल है इस सरफेस पे,
और आर कितना है, आर आया 30 डिग्री, 30 आया 30, तो अगर ये 30 है, ये पूरा 90 है, तो क्या बनेगा 60। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेज है ना, ये जो रेज वो इसके पैरेलल जाएगी, बेस के पैरेलल होगी, बेस के पैरेलल। तो नॉर्मली सिंडोरी इस पर नॉर्मल पड़ रही है नॉर्मली। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर कोई रेज किसी सरफेस पे नॉर्मली पड़ती है तो फिर सीधे निकल जाती है, बिना रिफ्रैक्ट किए निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंस एंगल क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि मान लो एक सरफेस है, एक रेज ऐसे पड़ रही है, तो फिर वो ऐसे ही निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंस एंगल जीरो है, तो क्या लिखोगे, नॉर्मल से एंगल दिखाओगे ना, नॉर्मल से एंगल दिखाओगे तो साइन आई जीरो डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू इसका रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में म्यू है, तो ये जीरो बन गया। तो यहाँ साइन आर की वैल्यू क्या आएगी, जीरो अपान म्यू, दैट इज जीरो, तो आर क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि कोई रेज किसी सरफेस पे अगर नॉर्मली टकराती है तो बिना डेविएट हुए वो सीधे निकल जाती है। इसको भी लिख लो, इफ अ रे स्ट्राइक नॉर्मली ऑन अ सरफेस देन there is no deviation in refraction, then there is no deviation in refraction। तो तुम समझ गए, ये रेज यहाँ पे आने के बाद ऐसे पड़ेगी और इस पे नॉर्मली टकराएगी, फिर ऐसे निकल जाएगी इस तरीके से। ओके, तो पूछा गया था इमर्जेंट एंगल क्या होगा, तो इमर्जेंट एंगल होता है सेकेंड सरफेस का नॉर्मल एंगल, एंड दैट इज जीरो। सेकेंड सरफेस का नॉर्मल एंगल जीरो। टोटल डेविएशन क्या होगा, तो यहाँ पे तो डेविएशन हुआ नहीं, सीधे निकल गई, बस यही डेविएशन हुआ है। तो ये 45 डिग्री है और ये आर है, तो जा रही थी रेज इधर और चली गई इधर, तो डेविएशन ये हुआ ना। तो ये पूरा अगर 45 डिग्री है तो ये पूरा 45 आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है ना ऐसे। और ये आर है तो एंगल क्या आएगा, 45 माइनस आर, आई माइनस आर मतलब आई माइनस आर आएगा। तो 45 डिग्री माइनस आर, और आर कितना आया था 30 डिग्री, तो आंसर क्या लिखेंगे 15 डिग्री। डिविएशन ऐसे हुआ ना, ऐसे डिवेट हुआ, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो 15 डिग्री क्लॉकवाइज आंसर आ गया। ठीक है, चलो कुछ और पढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ने जाना है रिफ्रैक्शन इन पैरेलल स्लैब। तो देखो, तो मैंने ऐसे पैरेलल स्लैब बना लिया, अभी पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन इन पैरेलल स्लैब। ठीक है, तो सपोज कोई एक रेज यहां पड़ रही है और नॉर्मल एंगल बना रहा है I1। ये जो मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 मान लिया। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका μ3 है, और ये मीडियम अगेन सेम आ गया μ1 का। तो मुझे जानना है कि हर मीडियम में जो रेज होगी वो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसका उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन है। तो ये जो रेज आ रही है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, मान लो डेंसर तो बेंड हो जाएगी, और एरर होता है मीडियम तो अभी चली जाती है। अब नई इन्फॉर्मेशन दिया है, मान लो बेंड होगी, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे दिखा दिया। अब ये जो एंगल आया इसको मैंने I2 से रिप्रेजेंट कर दिया, आर की जगह पे I2 लिख दिया। मतलब I1 क्या है, मीडियम μ1 में एंगल है, I2 क्या है, मीडियम μ2 का एंगल है, ये नॉर्मल है। जब इस पे रेस पड़ेगी तो नॉर्मल ये कहलाएगा। लेकिन ये नॉर्मल आपस में पैरेलल होंगे ना, पैरेलल क्यों होंगे, क्योंकि स्लैब पैरेलल है, जितनी लाइन है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन सब पैरेलल लाइंस हैं, तो इसके जो नॉर्मल बनेंगे वो भी आपस में पैरेलल बनेंगे। तो अगर ये पैरेलल आपस में, तो एंगल अगर I2 है तो ये भी एंगल क्या आएगा, दैट इज I2। अगर ये एंगल I2 है तो ये भी एंगल क्या बनेगा, I2। इसके बाद ये रेज यहां पड़ने के बाद ये रेज ऐसे आएगी, और ये नॉर्मल है अगेन यहाँ का, तो इस एंगल को मैंने I3 बोल दिया। तो इस एंगल को भी तुम क्या बोलोगे, I3 बोलोगे। क्यों I3 बोलोगे, क्योंकि ये नॉर्मल आपस में पैरेलल है, I3 बोलोगे। फिर ये रेज इससे रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, मान लिया। इस एंगल को अभी मैंने I4 बोल दिया, एज्यूम कर लिया I4 है। अब मैंने कहा कि काम करो, हर जगह स्नेल्स लॉ लगाओ, यहां रिफ्रैक्शन है, यहां पे लगाओ स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखोगे,
साइन I1 डिवाइड बाई साइन I2, साइन I1 डिवाइड बाई इस मीडियम का एंगल साइन I2 इक्वल्स टू इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, मतलब μ2 अपॉन μ1। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो इससे क्या आ गया, μ1 साइन I1 बराबर μ2 साइन I2, ये बन गया। अब लगाओ यहाँ पे, लगाओ इस इंटरफेस पे लगाओ साइंस लॉ, तो क्या लिखोगे, साइन I अपॉन साइन R, तो इसमें साइन I क्या बनेगा, I2 साइन I अपॉन साइन R I3 है, साइन R इक्वल्स टू इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, मतलब μ3 अपॉन μ2। फिर इसके इधर भेज दो, इसके इधर भेज दो, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, μ2 साइन I2 μ3 साइन I3। ये देख रहे हो, μ1 साइन I1 बराबर μ2 साइन I2 और μ2 साइन I2 बराबर μ3 साइन I3। मतलब क्या है कि μ1 साइन I1 बराबर μ2 साइन I2 बराबर μ3 साइन I3 होगा। वैसे ही जब इसमें आओगे, इसमें तो प्रूफ क्या करोगे कि ये वाला μ3 साइन I3 बराबर μ1 साइन I4 बन जाएगा। तो ये कंडीशन होल्ड करने जा रहा है कि μ1 साइन I1 μ2 साइन I2 μ3 साइन I3, ये होल्ड कर रहा है। इसका μ2 क्या है, μ2 है इस मीडियम का इंडेक्स, और I2 क्या है, इस मीडियम में नॉर्मल से एंगल, चाहे ये वाला एंगल लो चाहे ये वाला एंगल लो, बात एक ही है। तो हम I2 को बोलते हैं, इस I2 को देखो, ये I2 यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। बट इन केसेस में ऐसे नहीं बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं कि I2 इज व्हाट, I2 इज एंगल मेड बाय रेज विथ नॉर्मल, एंगल मेड बाय रेज विथ नॉर्मल, इस नॉर्मल से चाहे इस नॉर्मल से, इन द सेम मीडियम। तो पैरेलल स्लैब की एक खासियत है कि किसी भी पैरेलल स्लैब में हम इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो किसी भी पैरेलल स्लैब के लिए हम इस चीज को ध्यान रखेंगे, फॉर पैरेलल स्लैब, ठीक है, कि म्यू साइन I is always constant. This is the major property of parallel slab, only for parallel slab. पैरेलल स्लैब, तो पैरेलल स्लैब में इस चीज को ध्यान रखेंगे कि म्यू साइन I बराबर कांस्टेंट होता है। लिख लेंगे वेयर I is refractive in, sorry, where I is angle made by rays, where I is angle made by rays with normal in medium of refractive index mu. I is angle made by rays with normal in medium of refractive index mu. mu के refractive index में नॉर्मल के साथ क्या एंगल है, दैट इज I, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 1 है, मतलब ये मीडियम और ये मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इस मीडियम में नॉर्मल के साथ जो रेज है, ये जो रेज है इसका एंगल 30 डिग्री है, तो बताइए इस मीडियम में नॉर्मल से एंगल I कितना होगा और इस मीडियम में नॉर्मल से एंगल R कितना होगा, जबकि इस मीडियम का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 ही है। क्या करेंगे हम लोग, चूंकि ये सारे पैरेलल स्लैब है तो हम लोग पैरेलल स्लैब की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 इंटू नॉर्मल से एंगल I, म्यू इंटू साइन I कांस्टेंट, तो म्यू 1 है इंटू साइन I इज इक्वल टू, जहां का पता है वहां का यूज करेंगे। यहां का म्यू क्या है 2 इंटू साइन, नॉर्मल से एंगल यहां पे क्या है 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री। तो यहां से I की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 90 डिग्री। क्यों 90 आएगा, तो ये साइन 30 है ना, तो 2 इंटू 1/2 बनेगा, तो 1 आ जाएगा 1, और साइन I 1 है तो I 90 डिग्री बनेगा।
मतलब ये एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे 30 आएगा। द सेम वर्क इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ का 1 है ना, तो 1 इंटू साइन आर बराबर 1 इंटू साइन आर बराबर ये क्या है 2 है, इंटू साइन म्यू साइन आई, आई अगेन 30 डिग्री, सिंप्लीफाई करोगे 1 आएगा, आर अगेन क्या आ गया 90 डिग्री। तो एक आंसर ही मिल गया, एक आंसर मिल गया। अच्छा यहाँ पे एक बात तुम्हें समझ में आ गई कि ये एंगल अगर 90 हो तो ये एंगल 90 होगी, मतलब रेज ना ऐसे आई होगी, बेसिकली ये रेज ऐसे आई होगी। अगर तुम ऐसे दिखाते हो तो ये ऐसे आएगी रेज, ये नॉर्मल है ना, तो रेज ऐसे आई होगी, फिर बेंड हुई होगी नॉर्मल की तरफ, फिर थोड़ा सा दूरी होगी, दूरी इसलिए क्योंकि इसका मूव थोड़ा सा कम है इससे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और बेंड हुई होगी, इसके बाद फिर ऐसे निकलेगी इस तरीके से, ये है रेड आएगा, और ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 बनेगा। अच्छा तुम एक चीज देख रहे हो कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका भी 1 है, तो ये एंगल सेम आएगा, आना भी चाहिए। अगर म्यू सेम है, फॉर्मूला में देखो, अगर म्यू सेम है तो आई क्या आएगा, सेम आएगा। आई सेम हो गया मतलब ये एंगल सेम हो गया, इसका मतलब ये रेज और ये रेज आपस में पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम इन पैरेलल स्लैब्स आर सेम, देन rays will be parallel to each other in both medium, पैरेलल होंगे क्योंकि ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर आ गया तो ये रेज और ये रेज आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो इस लाइन को भी नोट कर लो कि इफ, लिखो ना, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम आर सेम, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स आर सेम, देन लिखना पैरेलल स्लैब, if refractive index of two parallel slabs are same, then rays in both medium will be parallel to each other, then rays in both medium are parallel to each other। बस इतना ध्यान रखना। ओके कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना म्यू साइन आई बराबर कांस्टेंट, ये पैरेलल स्लैब की प्रॉपर्टी है, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वेरिएबल हो या ना वेरिएबल, मतलब म्यू कांस्टेंट है तभी भी होल्ड करेगा, म्यू वेरिएबल है तभी भी होल्ड करेगा, ये हमेशा होल्ड करेगा। अब इस पे आता है, इसमें कह रहा है कि दिस एंगल इज 45 डिग्री। इस तरीके से एक पैरेलल स्लैब एल शेप स्लैब है ऐसा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, पूरा यहां से लेके यहां तक √2 है, और एक रेज ये जो नॉर्मल है इस पे ऐसे टकरा रही है, एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट, वही है इमर्जेंट एंगल, एंड सेकेंड कर रहा है टोटल डेविएशन, और ये लेंथ बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि यहां से जो रेज रिफ्रैक्ट होकर इस पे आएगी वो इस सरफेस पे जरूर आएगी, ये मेंशन है। अब सॉल्व करता हूं, यहां से जो रेज है वो ऐसे पड़ेगी। अच्छा ये √2 डेंसर मीडियम है तो थोड़ा सा दिखा देना ऐसे, सॉरी डेंसर मीडियम है ना, तो ऐसे दिखाओगे, दिखा दिया। ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को आर बना दिया, लिखेंगे यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर, तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल्स टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, तो ये तो डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, दैट इज √2, बनेगा 1/√2। तो यहां से साइन आर की वैल्यू आएगी 1/2, आर कितना आएगा 30, तो 30 डिग्री बन गई, ये 30 है। तो फिर यहां पे जब रेज आएगी, यहां पे रेज आएगी तो ये एंगल 30 है ना, ये तो 30 है, तो तुम ऐसे बना दे, देखो ये वाला सरफेस ऐसे बना रहा हूं, अगर एक रेज ऐसे आ रही है 45 डिग्री पे, तो टक्कर मार के ऐसे निकलेगी, थोड़ा सा कम एंगल बनाएगी, तो ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री,
तो ये भी तो नॉर्मल है ऐसे, ये नॉर्मल आपस में पैरल है, तो भी क्या आएगा 30 डिग्री आएगी। अब ये रेरर बन गया, देखो ये रेरर है क्योंकि एयर है इधर, ये पूरा मीडियम है, तो रेस फिर अवे हो जाएगी, थोड़ा दूर हो जाएगी, ऐसे दूर हो गई, तो एंगल क्या आ गया। अच्छा ये एंगल अगेन 45 आएगा, क्यों समझ सकते हो रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर ये 45 है ये 30 है, तो अगर ये 30 होता तो ये 45 होता, तो अगर ये 30 होता तो 45 बनेगा। या लगा दो सिनेस ला यहाँ पे साइन आर बाई साइन आर बराबर इसका रिस्पेक्ट इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा एंगल आर 45 डिग्री। तो ये रेज ऐसे पड़ेगी, इस तरीके से पड़ेगी, और जब इस पे पड़ेगी तो ये रेज आपस में पैरेलल होंगी। क्यों पैरेलल होंगी भाई, ये भी एंगल 45 डिग्री है ना, तो पैरेलल तो अपना दिख नहीं, पैरेलल जैसा बना ही लो ताकि पैरेलल दिखे, ऐसे पड़ेगी। ये रेज ऐसे आएगी और ये रेज इसके पैरेलल होगी, ये एंगल क्या आएगा 45 डिग्री। फिर जब रेज इस पे आएगी तो यहाँ पे नॉर्मल बना लो, ऐसे बना लिया। ये 45 है ना, तो जब इसको आगे बढ़ाओगे एंगल 90 है, तो ये भी एंगल क्या आएगा 45 डिग्री आएगी। फिर रेज इस पे ऐसे पड़ेगी, और जब इस पे पड़ेगी तो ये एंगल क्या है अगेन 30 बनेगा, 30 बनेगा। क्यों बनेगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू √2/1 बनेगा ना, देखो साइन आई अपान साइन आर, अब की बार नॉर्मल ये है ध्यान रखना इस सरफेस के लिए, तो साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू √2/1, √2/1, तो यही बनेगा। अगेन 30 आ गया 30, और इस पे अगर नॉर्मल तुम और दिखाओ तो अगर ये 30 है तो भी क्या बनेगा 30, तो सिमिलरली और ये एयर है तो दूर हट जाएगी, ऐसे दूर हट जाएगा, ये एंगल अगेन क्या आएगा 45 डिग्री, तो इमर्जेंट एंगल क्या बनेगा 45 डिग्री बनेगा। अब बात करेंगे डेविएशन की, डेविएशन कितना होगा। डेविएशन का मतलब, अच्छा ये रेस 45 है ना, और ये भी तो 45 है, तो ये और ये भी आपस में पैरेलल ही है। ये कैसे देख सकते हो पैरेलल, देखो हॉरिजॉन्टल ये है, हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 डिग्री है, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल देखो हॉरिजॉन्टल है ना, तो अगर ये 45 है तो भी 45 बनेगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल से ये भी एंगल, इस रेस का एंगल 45 है, और या इस रेस का भी हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स ये रेस क्या होगी पैरेलल होंगी। तो अगर ये दोनों रेस आपस में पैरेलल हो गई तो डेविएशन क्या आएगा 0 आएगा। ये तो इजी क्वेश्चन थे इसके कि ये 45 डिग्री ये 0। क्वेश्चन ये होता है ना कि इसका एक लैटरल शिफ्ट की बात आती है, भी एक वर्ड आता है बताऊंगा अभी, लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट भी बताऊंगा। इसका मतलब होता है कि इस रेज, जैसे कि इसको आगे बढ़ा दो ना, आगे बढ़ा दो, ऐसे आगे बढ़ा दो, तो इस रेज और इस रेज में ये जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो एक रेज ऐसे आ रही है और जा रही ऐसे, तो जो परपेंडिकुलर दूरी होती है ना ये दूरी, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। इसमें लैटरल शिफ्ट बताइए कितना होगा। तो देखो, अच्छा इस क्वेश्चन में जो थिकनेस है, ये थिकनेस और ये थिकनेस, यहां तक ये क्वेश्चन में सेम दिया गया होता है, थिकनेस सेम है। मतलब ये दो क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, एक नया क्वेश्चन बना रहा हूं, लैटरल शिफ्ट निकाल रहा हूं, और उसमें इसका थिकनेस मैं सेम बोल रहा हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये इनिशियल रेस और ये जो फाइनल रेस है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है, परपेंडिकुलर दूरी वो कितनी है। ये इनिशियल रेस है, ये फाइनल रेस है, दोनों आपस में पैरेलल है, इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है। तो सुनो, इसके लिए मैं दूसरा डायग्राम यूज करूंगा। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, देखो इस तरीके से समझने के लिए, एक रेज ऐसे दिखा रहा हूं और फिर ये बेंड हुई नॉर्मल तरफ ऐसे, फिर इसके बाद ये रेज जो है इसके पैरेलल हो गए ना, इसके पैरेलल हो, क्योंकि ये भी तो दिखाया था यहाँ पे 45 डिग्री। मतलब इसके पैरेलल तुम बना लोगे ऐसे समझने के लिए, इससे बड़ी
इसके बाद ये जो एंगल रेज आएगी इसमें एक नॉर्मल दिखा दिया इसमें, फिर इस मीडियम में वो एंगल चेक कर लेते एक बार। ये एंगल कितना था 45 डिग्री था, ये कितना था 30 डिग्री था, फिर यहां पे जो नॉर्मल दिखाया हो ये भी 30 था, इसको नॉर्मल सही से दिख नहीं रहा। अच्छा ये नॉर्मल जो बनेगा यहाँ पे, तो अगर ये 30 है तो ये कितना बनेगा 45 डिग्री, तो ये भी क्या आएगा 45 डिग्री। फिर रेज इस पे जाएगी, फिर ये रेज ऐसे जाएगी और ये इसके पैरेलल होगी। एक नॉर्मल और दिखा लो यहाँ पे, सुनते रहना। ये जो रेज है इसको आगे बढ़ा दो और ये पैरेलल है, तो शिफ्ट ये हुआ, ठीक है, और ये थिकनेस एकदम बराबर है। तो ये भी एंगल देखो 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है ना नॉर्मल से इस सरफेस पे, और यहाँ पे भी नॉर्मल से ये एंगल क्या है 45 डिग्री आ रही है। सही सुनते रहना, एक रेज ये है इसका इस सरफेस के नॉर्मल से 45 डिग्री है, और इस रेज का नॉर्मल से एंगल क्या है 45 डिग्री है। तो शिफ्ट इतना हो रहा है, यहाँ पे भी देखना, तो शिफ्टिंग ऊपर हुआ है, मतलब रेज यहाँ पे है तो जा रही है ऐसे, जब तुम इसको आगे ऊपर बढ़ाओगे ऐसे ऐसे, ऐसे आगे ऊपर बढ़ाओगे तो देखो नॉर्मल से यहाँ पे एंगल क्या, ये भी नॉर्मल है ना, इस रेस का 45 डिग्री है और इस रेस का भी नॉर्मल से एंगल 45 डिग्री है, और ये थिकनेस एकदम बराबर है, तो सिमेट्री है। जितना ये इसको इधर शिफ्ट किया है ये रेस को ये वाला स्लैब उतना ही नीचे शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये भी एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है, नॉर्मल से एंगल सेम है। यहाँ पे भी देखो नॉर्मल से एंगल 45, नॉर्मल से एंगल 45, तो ये स्लैब ऊपर वाला स्लैब जितना इसको आगे शिफ्ट करेगा नीचे वाला स्लैब उतना इसको पीछे शिफ्ट कर देगा। मतलब ये जो थिकनेस आएगी ना, ये जो थिकनेस आएगी ये और ये जो थिकनेस है एकदम बराबर है, ये थिकनेस और ये थिकनेस एकदम बराबर है। तो कंफर्म हो गया कि ये जो रेज आएगी और ये जो रेज आएगी एकदम एक लाइन में होंगी। अगर इसको आगे बढ़ाओगे ना, ऐसे आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो एकदम एक लाइन में आएगी, एकदम एक लाइन में आएगी। तो कोई पूछे कि लैटरल शिफ्ट कितना हुआ, तो आंसर इज 0 इस केस में, तो आंसर होगा। मतलब अगर एल शेप तुम √2 का रिफ्लेक्टेड लेते हो, थिकनेस सेम है, तो अगर एक रेज ऐसे आ रही है तो फाइनली रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज जाएगी वो इसी लाइन में होगी, मतलब कोई भी लैटरल शिफ्ट नहीं होगा। तो इस लैटरल शिफ्ट को हम एक बार और क्लियर कर देंगे पिछले कॉन्सेप्ट से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे देखो ये समझाता हूँ, वापिस उस पर चले जाएंगे। इसे बना लिया, ये पैरेलल स्लैब है, एक रेज ऐसे पड़ी है और इसका थिकनेस टी के बराबर है, ये एंगल आई के बराबर है और इसका रिफ्लेक्टेड म्यू के बराबर है। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि इस आई म्यू और टी के टर्म में बताइए कि इससे जो फाइनल रेज आएगी उसका लैटरल शिफ्ट कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेस को ऐसे दिखाएंगे, मान लो म्यू ज्यादा है डेंसर मीडियम में, तो इस तरीके से दिखाएंगे ऐसे,
बेंड करा दिया नॉर्मल की तरफ। ये एक काम करते हैं ना, एक ही चीज है, कैलकुलेशन के लिए मान लो ना म्यू कम है सपोज करो, ताकि नॉर्मल इसमें दूर दिखा दूं ताकि समझना आसान हो जाए। ये मान लो ऊपर का जो मीडियम है, ऊपर का जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है और ये वाला रेयर मीडियम है, तो नॉर्मल से दूर दिखा दिया, क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला तो सेम ही आएगा। ये बन गया। इसके बाद एक नॉर्मल यहां दिखाओगे और यहां से जो रेंज जाएगी इसके पैरल जाएगी एक रेज, वो रेज इसके पैरल होगी। तो लेटरल शिफ्ट क्या हुआ, लेटरल शिफ्ट हुआ, ये रेज आ रही थी ऐसे, इसके डायरेक्शन में आ रही थी, और ये दिस वन इज द लेटरल शिफ्ट, ये डिस्टेंस लेटरल शिफ्ट है कि ये फाइनल रेज और इनिशियल रेज डायरेक्शन में कितनी दूरी लेटरल शिफ्ट कहलाता है। तो अच्छा, चाहे ये इस डिस्टेंस की बात किया जाए चाहे यहां से यहां तक की बात की जाए, बात एक ही है क्योंकि पैरल है, मतलब इस दूरी की भी बात करोगे तो भी सेम आएगी। तो हम लोग इस दूरी को निकालेंगे। देखो ये एंगल आई है, ये एंगल क्या होगा, अच्छा इसमें रुको अभी, ठीक है। देखो ये वाला एंगल अगर इंसिडेंस एंगल है तो नॉर्मल का ये जो एंगल आएगा दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल आर बनेगा, कि अगर ये एंगल आई है तो इस रेस का नॉर्मल से जो एंगल आएगा दैट इज आर। तो देखो ये एंगल क्या आएगा, दिस एंगल इज आई माइनस आर, आर माइनस आई बनेगा। क्यों, क्योंकि पूरा आर है, ये आई है, तो जब इसको आगे बढ़ाओगे और जब इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो ये एंगल क्या आएगा, आई आएगा, आई। अगर ये एंगल आई है, ये पूरा आर है, तो ये क्या बनेगा, आर माइनस आई बनेगा। अब तुम देखो, अच्छा मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो अगर इसको मैं मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में लिखने जा रहा हूं, एबीसी ट्रायंगल में लिख सकता हूं cos r इज इक्वल टू cos r, cos r की वैल्यू लिखूंगा दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो ए बी थिकनेस t डिवाइड बाई ये ए सी मैं लिख सकता हूं, इससे ए सी की वैल्यू बोल सकता हूं क्या आएगा t, ये टी या ए सी इधर cos r किधर भी, तो ऊपर आएगा तो सेकार बन जाएगा, दिस इज सेकार, टी सेकार। अब बात करेंगे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में मतलब अगर ये मान लो m है, तो हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ए एम सी में। अगर ये लैटरल शिफ्ट एम सी है तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं लिख सकता हूं साइन आर माइनस आई इज इक्वल टू साइन आर माइनस आई इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ हाइपोटेनस, तो एम सी को मैं ऐसे लिख लिया एंड डिवाइड बाई ए सी, ए सी तुम निकाल चुके हो टी सेकार, तो दिस इज टी सेकार। तो यहां से एम सी की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज टी सेकार इंटू साइन आर माइनस आई। अब इसको इधर भेज दो, एम सी ही लैटरल शिफ्ट है, तो तुम क्या लिखोगे, लैटरल शिफ्ट इज, लैटरल शिफ्ट की वैल्यू हो गई टी साइन, अच्छा ये आर डिफरेंस आई होता है, आई डिफरेंस आर होता है, जो बड़े उसे छोटे घटाते हैं, आई डिफरेंस आर डिवाइड बाई
कॉस आर। डिपेंड करता है कि लेटरल है कि सॉरी, डिपेंड करता है कि ये डेंसर मीडियम रेयर मीडियम है, उसी के हिसाब से होता है आई माइनस आर। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला अलग से कि टी साइन आई माइनस आर अपान कॉस आर होता है। इसका मतलब आई और आर की वैल्यू जिस मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और आर की वैल्यू सेम आएगी। आई क्या, आई और आई आर सेम हो और थिकनेस सेम हो तो लेटरल शिफ्ट सेम आएगा। तो देखो अब यहां समझ आएगा, यहां पे देखो आई की वैल्यू क्या 45 डिग्री है और आर की वैल्यू क्या 30 डिग्री है, 30 है, तो थिकनेस सेम है। यहाँ पे देखो आई क्या 45 डिग्री है और आर क्या 30 डिग्री है और थिकनेस सेम है। तो जितना लेटरल शिफ्ट यहाँ प्रोड्यूस होगा उतना ही लेटरल शिफ्ट यहाँ भी प्रोड्यूस होगा। क्यों, आई और आर सेम है। आई और आर देखो कहाँ गया, ये आई है और ये आर है, तो आई और आर सेम है, थिकनेस सेम है, तो लेटरल शिफ्ट सेम प्रोड्यूस होगा। तो वही रिपीट यहाँ कर रहा हूँ, आई 45 डिग्री और आर 30 डिग्री। यहाँ का देखो आई 45 डिग्री और आर 30 डिग्री और थिकनेस सेम, लेटरल शिफ्ट सेम। अब और कोई क्वेश्चन में कहता है कि ये थिकनेस ज्यादा था, मान लो ये T1 होता और ये T2 होता और T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये रेस पता है, ये रेस इस रेस के और नीचे से जाता और नीचे से, क्योंकि तब ये शिफ्ट ज्यादा आता। टी मल्टीप्लाई फॉर्म में ना, टी मल्टीप्लाई फॉर्म में। ओके, एक क्वेश्चन करता है। ये एक पैरेलल स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें लाइट की स्पीड c/√2 है और यहाँ पे c है, मतलब बेसिकली एयर है, तो लाइट की स्पीड c है और इसमें c/√2 है। थिकनेस इसका 2 सेंटीमीटर है। कह रहा है इफ इंसिडेंस एंगल इज 45 डिग्री देन फाइंड। पहला क्वेश्चन है लैटरल शिफ्ट एंड दूसरा क्वेश्चन है टाइम टू क्रॉस द स्लैब। द स्लैब, इस स्लैब को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। चलो लेटरल शिफ्ट निकालते हैं। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था, टी ब्रैकेट में साइन आई डिफरेंस आर अपान कॉस आर, ये यूज करेंगे। तो आई इंसिडेंस एंगल क्या 45 डिग्री, तो आई तो मुझे पता 45 डिग्री, तो यहां पे जो रेस पड़ेगी ये एंगल 45 डिग्री है और रिफ्रैक्टेड एंगल निकालना पड़ेगा, ये मान लो आर के बराबर। ओके, तो लगा दें साइन आई बाई साइन आर, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल्स टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट पे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो इससे आ जाएगा। अगर इसका मान लो म्यू है तो इसका तो 1 होगा क्योंकि एयर है तभी तो सी है, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी हमें पता है कि लाइट की स्पीड c/√2 बराबर क्या होता है c/म्यू होता है, तो म्यू क्या आ गया √2। तो क्या लिखोगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान इसका, तो √2/1, तो यहां से आएगा 1/√2 साइन आर बराबर √2, 1/√2 अपान साइन आर √2, तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू आ गई 1/2, देन आर इज व्हाट 30 डिग्री। उठा के सिंपलेस कर दो इस फॉर्मूले में, टी कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इंटू साइन आई माइनस आर, और आई बड़ा है 45 है और आर 30 है, तो 45 माइनस 30 इज 50 डिग्री एंड डिवाइड बाई कॉस आर, और आर कितना 30 डिग्री, उठा के रखते हैं, तो वैल्यू आ गई 2 साइन 15 डिग्री एंड कॉस 30 इज √3/2, तो 4 हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर एंड दैट इज आंसर। अगले क्वेश्चन पूछा था कि ये तो लेटरल शिफ्ट है, कितने टाइम में इस स्लैब को रेस क्रॉस करेगी। तो क्या करेंगे, जो क्रॉस करने का टाइम है वो यहां से यहां तक जाने की दूरी निकालेंगे। अगर मान लो ये है ये बी है, तो मैं क्या निकालना पड़ेगा, जो भी टाइम होगा द टाइम, थिकनेस नहीं द टाइम इज
तो टाइम होगा, लेंथ ए बी पता करना पड़ेगा आपको, लेंथ ए बी पता करना पड़ेगा, लेंथ ए बी, ये लेंथ ए बी पता करना पड़ेगा ए बी, और उसके डिवाइड करेंगे इस मीडियम के रिफ्रैक्ट के स्पीड से, तब तो टाइम मिलेगा। तो स्पीड तो c बाई रूट टू है, तो इसको डिवाइड करोगे c बाई रूट टू से, टाइम टू क्रॉस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ए बी अपॉन सी बाई रूट टू पर भेज दो, तो इस रूट टू अपॉन सी इंटू ए बी, तो आंसर होगा तुम्हारा रूट टू, सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ए बी का लेंथ बस पता चल जाए तो आंसर आ जाए, ए बी निकालना पड़ेगा, ये लेंथ ए बी कितना होगा, तो इसको आगे बढ़ा दो। तो इस ट्रायंगल में लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल में अगर मैं बाकियों को इरेज कर दूं, तो मैं इरेज कर दे रहा हूं, इस ट्रायंगल में ए एम बी ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं cos r इज इक्वल टू ए एम अपान ए बी, cos r बराबर ए एम अपान ए बी, ए एम की वैल्यू किसके बराबर, 2 सेंटीमीटर अपान ए बी, और r कितना आया था, r अभी देखो 30 डिग्री आया था, दिस आर इज 30 डिग्री, तो cos 30 इट इज रूट 3 बाई 2, 2 अपान ए बी, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 4 अपान रूट 3 सेंटीमीटर, ए बी सेंटीमीटर यहाँ पे मीटर प्लेस करेंगे क्योंकि स्पीड मीटर में है, तो आएगा रूट 2 अपान 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ए बी 4 अपान रूट 2 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, तो मीटर में डाल लो, रूट 2 से रूट 2 कट गया, इससे टाइम की वैल्यू क्या आ गई, द टाइम इज इक्वल टू 4 अपान 3 इंटू 10 टू द पावर, और ये इधर भेज दो, माइनस 10 सेकेंड, इतने सेकेंड में इस स्लैब को क्रॉस कर देगी लाइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुम ऐसे अटेम्प्ट करना। तो अभी मैंने आपको बताया लैटरल शिफ्ट, पैरल स्लैब से रिफ्रैक्शन, ठीक है, ओके। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं एक लेक्चर है, मैं आपको भेज दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, ओके ओके। ये जो है ना, ए बी की वैल्यू आएगी 4 बाई रूट 3, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 4 बाई रूट 3, और सेंटर में प्लेस रहेगा, ठीक है, तो 4 अपान 3 रहेगा, और ये रूट 2 अपान रूट 3 अलग से बना रहेगा, तो इसमें रूट 2 अपान रूट 3 अलग से बना रहेगा, इतना सेकेंड लगेगा क्रॉस करने में।